जल बिन मछली। कितना खर्च किया मैंने घूमने के लिए कि किसी भी तरह तुम्हारा मन बदल जाए, पर वहाँ भी तुम्हारी सुई बस उन्हीं नामों पर टिकी रही। रश्मि के कानों में बंद दरवाजों से छन कर आती आवाज ये मिस्टर वर्मा की थी। आमतौर पर गंभीर रहने वाले रघुवेंद्र जी के मुंह से आज खींच भरे शब्द निकल रहे थे और दूसरी ओर से बस रह रह कर हल्की हल्की शिश्कियों की आवाज आ रही थी। उनके घर का यह परिदृश्य बड़ा आम था सबके लिए। अब तो कोई उन्हें उदास देखकर कुछ पूछता भी न था, खुद ही समझ जाया करता था कि बात क्या होगी। अंजू के दुख की वजह हर किसी को पता थी, सब समझा कर थक चुके थे, क्योंकि वो किसी की कुछ सुनने को भी तैयार न होती थी। आखिर क्या करूं? बीमारी कुछ निकलती नहीं और ठीक तुम होती नहीं। चाहती क्या हो तुम आगे पीछे फिरूं तुम्हारे? उनके अपार्टमेंट के बरामदे में खड़ी पसोपेश में पड़ी रश्मि के कानों तक भी वो आवाजें आ रही थी। सोच रही थी कि घंटी बजाऊं या नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने आखिरकार घंटी बजा ही दी। तो इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ? अंजू ने मायूसी से कहा। अरे योग क्लासेस, मेडिटेशन, सब व्यवस्था तो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो कोई कुछ भी बता देता है, पर रत्ती भर असर तो दिखे तुम पर। हर वक्त उजड़ा चेहरा सी। अब नाम भी मत लेना उन लोगों का मेरे सामने। अब दूर से आती हुई मिस्टर वर्मा की आवाज स्पष्ट होती हुई रश्मि के कानों में पड़ रही थी। इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारा मन अभी तक उसी दहलीज में अटका हुआ है। अरे कहाँ से बुला दूं तुम्हारे भाइयों को जो मतलब नहीं रखना चाहते तुमसे? दरवाजे खोलते ही इतना बोलते बोलते सामने अंजू को बुलाने आई पड़ोसन। रश्मि को देखकर सकपका गए मिस्टर वर्मा। आंखों से टप टप आंसू बहाती उनकी पत्नी अंजू का मन हमेशा की तरह फिर से भारी हो गया। उधर रघुवेंद्र जी ने ज्यों रश्मि को देखा तो शीघ्रता से बोले, अंजू जाओ, तुम्हारे मेडिटेशन का टाइम हो गया। इतना कहकर वो सोफे पर बैठकर अपना माथा खुद ही दबाने लगे। अंजू जी भी अपना बैग उठाकर चुपचाप रश्मि के साथ चल दी। अंजू आंटी की भरी आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर भाप ही लिया रश्मि ने कि उनका चित्त आज फिर बहुत ज्यादा भटका हुआ है। मेडिटेशन हॉल में यूं तो गुरु जी के प्रवचन सबको ही अच्छे लगते थे और उनकी प्रेरणादायक बातें असर भी करती थी, पर अंजू जी की जिंदगी सदा बेअसर ही रही। उनकी बातों से वो यूं भी अक्सर उदास ही पाई जाती थी और सावन के महीने में तो उनकी आंखें भरी ही रहा करती थी। वो दिखने में गरिमामयी उम्र का अर्धशतक पार कर चुकी राजपत्रिका अधिकारी की पत्नी और 2 योग्य बेटों की मां है। उनके दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह काबिल, समाज के हिसाब से मोस्ट एलिजिबल बैचलर। आज के दौर में भी उनकी आंख के इशारे पर चलने वाले ऊपरी तौर से देखने पर उनके जीवन से किसी को भी जलन हो सकती थी, लेकिन मन से एकदम खाली ही मिलती। प्यार करने वाला पति और आज्ञाकारी बेटे भी उनके मन के पतझड़ में बसंत न ला सके। अंजू जी के पीठ पीछे कई पड़ोसिनें उन्हें रोंदू आंटी बोलती। बेहद आत्ममुग्ध और हर कला में स्मार्ट अंजू जी यूं तो किसी से भी किसी मामले में कम न थी। देखा जाए तो सब सुख थे उन्हें। विवाह के इतने वर्ष बीत जाने पर
भी वो अपने बेटों की बड़ी बहन सी लगती। अक्सर बीमार रहती और जब उनकी बीमारी किसी की भी पकड़ में न आती तो थक हार कर डॉक्टर उन्हें हवा पानी बदलने की सलाह दे डालते। कुछ दिन सब ठीक रहता, बाद में नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात। दोनों ही मेडिटेशन सेंटर की ओर बढ़ चली। आज का माहौल तो ऐसा था कि दोनों में पूरे रास्ते में कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ। आज रश्मि भी उनकी हालत देखकर ध्यान गुरु अनिरुद्धा जी से उनकी समस्या का हल जानने का मन बना ही चुकी थी। उसने एकांत में मौका देकर गुरुजी से अंजू के सारी समस्याओं के बारे में बताकर प्रश्न किया, ये स्वस्थ क्यों नहीं रहती? सारे टेस्ट नॉर्मल है और कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही। इनके बच्चे और पति बहुत परेशान रहते हैं। मेडिटेशन इनका इलाज करने में असफल क्यों हो रहा है? सब तरफ से हार कर इधर आई हैं। इधर भी कोई सुधार नहीं इनमें, क्योंकि ये स्वस्थ होना नहीं चाहती। इनका चित्त वासना से ग्रस्त है। गुरुजी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वासना शब्द सुनते ही दोनों का चेहरा लज्जा से रक्तवर्ण हो गया कि आखिर शांत और शिष्ट अनिरुद्धा जी यह क्या कह बैठे। देखिए, आप मेरी बातों का गलत मतलब ना निकाले, उन्होंने बात संभालते हुए कहा। अब इस उम्र में इन बातों का क्या मतलब बनता है? अब तो राम रहीम करने की उम्र है। अंजू ने झेपते हुए गड़बड़ा कर कहा। अनिरुद्ध जी, अंजू जी, वासना का अर्थ है निवास करना या अशक्ति कई तरह की होती हैं। जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, प्रेम वासना, काम वासना, भोग वासना आदि। ओह, उन दोनों के मुंह से सम्मिलित स्वर निकला। मेरा मतलब है हमारे मन का किसी से गहरा लगाव। आमतौर पर लोग इसे फिल्में देखकर काम वासनाओं से अधिक जोड़ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। तो फिर आप सबसे ज्यादा किसे प्रेम करती हैं? दुख की वजह वही मिलेगी। कभी कभी तन नहीं, मन बीमार होते हैं और देह में लक्षण आते हैं। इतना सुनते ही अंजू के मन का बांध टूट गया और फिर वो रोने लगी। गुरुजी, पीहर से मेरा लगभग नाता ही खत्म है। कहने को 5 भाई हैं, पर मेरी कोई सुध नहीं लेता। वो सिसकते हुए बोली। पापा के आंखें मूंदते ही माँ ने कहा, अब तुम आना जाना सीमित कर दो। अब बाप का राज चला गया और जिस घर में मुझसे पूछकर फैसले लिए जाते थे, उन्होंने अब मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह एक कोने में कर दिया। राखी दूज पर भी मेरे भाई एक फोन की जहमत नहीं उठाते। मैं इसी दुख में दिन रात घुलती रहती हूँ। तुमने अपना दुख खूंटी पर टांग लिया है। कहने को वो घर वर्षों पहले छूट गया, समय आगे बढ़ गया, पर आपका लगाव वहाँ से छूटने को तैयार नहीं। अपनी जड़ें कौन भूलता है गुरुजी? मरने तक मायके का मोह रहता है। चोरी पकड़े जाने जैसे भाव चेहरे पर लाते हुए अंजू ने कहा, आप यहाँ क्या कहीं भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आप ठीक होना ही नहीं चाहती। अनिरुद्ध जी ने शब्दों को चबाते हुए कहा। क्यों? रश्मि ने सवाल किया। रश्मि, आप बताइए। जल में फंसी मछली पानी के बाहर निकल जाने के कुछ देर बाद ही क्यों मर जाती है, जबकि पानी को कुछ नहीं होता? अनिरुद्ध जी ने कहा। गुरुजी, क्योंकि मछली को जल से प्रेम है, रश्मि ने उत्तर दिया। अनिरुद्ध जी, यही तो उत्तर है। पानी की आसक्ति मछली में नहीं, वो आगे बढ़ जाता है और वासना ने जलाशक्त मछली मृत हो जाती है। आप भी समझदार होने पर भी कुछ कुछ वैसी ही हैं। अंजू जी, अंजू को
यह नजरिया कुछ अलग लग रहा था। समझाया तो उसके पति और बेटों ने भी कितनी बार था, फिर भी वह साधिकार जाती और अपमानित होकर लौटती। फिर अनिरुद्ध जी ने लगातार अगला सवाल किया, आप जितना पीहर को याद करती हैं, क्या पीहर आपको उतना याद करता है? अगर प्रेम बराबर नहीं तो अशक्ति हुआ ना। पानी की वासना में अंधी मछली जब मरती है तो आसपास में दुर्गंध छोड़ती हैं या नहीं? बस मृत नातों की यही बदबू आपके जीवन संबंध खराब कर रही है। अंजू की आंखें अब झुकी हुई थी और सिर सहमति में हिल रहा था। आशा है आप मेरी इशारा समझ गई होंगी। यही वासना है। एक तरफा नाते कभी लंबे नहीं खींचा करते। जो आपके साथ हैं उन पर ध्यान दीजिए, वरना उन्हें भी खो बैठेंगी अपने स्वास्थ्य के साथ साथ। ठीक है जी गुरुजी, आज मुझे सच में आशक्ति की ताकत दिखी। और वह हंस पड़ी। आज से, बल्कि अभी से मैं आपकी बातों पर अमल करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उन्होंने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। आज मेडिटेशन सेंटर से लौटते समय रश्मि को अंजू में सुखद परिवर्तन महसूस हो रहा था। आज उसने फुर्सत से आसपास लगे पेड़ों, फूलों और आसमान में उड़ते बादलों पर बरसों बाद ध्यान दिया था। आज उन दोनों की बातों में मायके की उपेक्षा या अन्य संबंधों की निंदा नहीं, वर्तमान की बात थी। जाने अनजाने अंजू के बहाने रश्मि को भी उसकी कई उलझनों का हल मिल गया था। आज आराम से टहलते हुए घर तक आने में न उसे थकान थी और न सिर दर्द। आज उसका मस्तिष्क अपने मायके नहीं, पति और बच्चों पर केंद्रित था। उसने सिर्फ अपनी पसंद की चाट ही नहीं खरीदी, बल्कि घर लौटते वक्त आज उसने मिस्टर वर्मा के फेवरेट अरबी के पत्ते भी खरीदे, अरबी बड़ा बनाने के लिए। जब मिस्टर वर्मा ने दरवाजा खोला तो उन्हें बरसों बाद मुरझाई अंजू नहीं, उनकी खुश मिजाज पत्नी वापस मिली।